हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एग्रोजेट क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन जेट के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग करने के हिसाब से हम देख सकते हैं कि कुछ स्पेशल टॉपिक हम लेंगे और वन शॉट में 15 से 20 मिनट का टॉपिक होगा और उस टॉपिक से हम मान के चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको जेट के एग्जाम में मिलेंगे। जिस हिसाब से सिलेबस और PYQs के जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया उस हिसाब से अपन करते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीके से वन शॉट वीडियो होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा अपना रक्त। अपना टॉपिक रहेगा रक्त। जो दे रखा है उसके बारे में अपन वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही ध्यान से अपने को समझना है और नोट्स आप साथ में बना सकते हो, लेकिन इस समय अब नोट्स का टाइम है नहीं, तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। तो देखो, रक्त के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका कीवर्ड उठाते हैं। रक्त के बारे में सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि रक्त एक विशिष्ट संयोजी उत्तक है, या विशिष्ट की बजाय एक वर्ड और यूज लेते हैं, तरल, या फिर हम कहते हैं आभासी। तो रक्त अपने आप में विशिष्ट या तरल या आभासी क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। ये इसकी पहली विशेषता होती है रक्त की। अब बात आती है सर संयोजी उत्तक क्यों है? तो देखो, संयोजी उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जो विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। दूसरा, ओरिजिन की बात करें तो संयोजी उत्तक का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म से होता है। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें या विभिन्न भागों को जोड़ने के हिसाब से बात करें तो रक्त में भी वो गुण होते हैं, इस वजह से तो उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। लेकिन इसे आभासी क्यों कहा, तरल क्यों कहा, विशिष्ट क्यों कहा, या सत्य संयोजी उत्तक क्यों नहीं कहा? क्योंकि सत्य जो संयोजी उत्तक होता है ना, उसमें क्या होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती है जो संयोजी उत्तक की खुदगी होती है, और वो कोशिकाएं क्या करती है, तंतुओं का स्त्रावण करती है। और बीच वाला ये जो पूरा भाग है, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक संयोजी उत्तक का भाग बनाया, इसमें मैंने ये कोशिकाएं बना दी और कोशिकाओं ने क्या स्त्रावित कर दिया, तंतु। तो आसपास का ये जो पूरा एरिया इसे कहते हैं आदात्री या मैट्रिक्स। और आदात्री या मैट्रिक्स का निर्माण तंतु जिस आदात्री में है उस आदात्री में बहुत सारा पदार्थ भी होता है, वो पदार्थ संयोजी उत्तक की कोशिकाएं खुद स्त्रावित करती है। तो ये आदात्री या ये तरल या ये मैट्रिक्स इस कोशिकाओं का खुद का हुआ। तो दूसरी बात तो ये हो गई कि संयोजी उत्तक की अगर हम बात करें तो एक तो इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। रक्त ने कहा भाई मैं भी उत्पत्ति होती है, मेरी भी उत्पत्ति है मेसोडर्म से। हमने कहा ठीक है, तुम संयोजी उत्तक मान लिए गए एक बार के लिए। लेकिन संयोजी उत्तक का वास्तविक गुण होता है कि उसकी जो आदात्री है वो खुद की कोशिका बनाती है। अगली बात, संयोजी उत्तक के अंदर तंतु बनाने वाली कोशिकाएं होती है। रक्त के अंदर यह गुण नहीं देखने को मिलता। तो रक्त में क्या होता है, तो रक्त में हम देखें तो रक्त के अंदर एक तो आपको तंतु बनाने वाली तंतु कोरक कोशिकाएं नहीं मिलेगी। अगला, रक्त के अंदर जो आदात्री होता है वो आदात्री रक्त का स्वयं का नहीं होता। इवन हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा होती है वो रक्त की खुद की थोड़ी होती है। प्लाज्मा में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, या लीवर के अंदर प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस वजह से इसे हम आभासी संयोजी उत्तक कहेंगे या अपने आप में विशिष्ट कहेंगे, चूंकि इसके अंदर आदात्री या तरल पदार्थ बहुत ज्यादा होता है जो इसका खुद का तो नहीं है लेकिन कहीं और से बन के आया, इस वजह से इसे तरल भी कहते हैं। और बाकी संयोजी उत्तक से ये अपने आप में अलग लक्षण रखता है, इस वजह से इसे विशिष्ट कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। आगे देखो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रक्त के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखो, अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त का सबसे पहले पढ़ते हैं संगठन। रक्त का जो संगठन होता है ना, उस संगठन का मतलब हुआ कि भाई रक्त के अंदर कौन कौन से अवयव है, रक्त के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट जब करवाते हैं तो डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्स जो भी है वो एक सैंपल लेती है और उस सैंपल के बाद में वो रिपोर्ट तैयार करती है और 10-15 मिनट के बाद अपने सामने एक रिपोर्ट निकल के आ जाती है। उस रिपोर्ट में सब लिखा हुआ रहता है, RBC, WBC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम देख रहे हैं कि एक रक्त का निर्माण किससे होता है। तो देखो इधर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक परक नली है, परक नली कह दो, या एक छोटा सा हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस में कोई उपकरण है। अब हमने क्या किया, किसी व्यक्ति के शरीर से क्या निकाला, रक्त निकाला, और ये रक्त हमने मान लो इस परख नली में डाल दिया। तो अभी मैंने पूरा रक्त जो है एक सैंपल के रूप में वो इस परख नली में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका अपकेंद्रण करूंगा, इसे घुमाऊंगा, और जैसे घुमाऊंगा तो कुछ समय बाद मेरे सामने एक इस तरीके की स्वरूप देखने को मिलेगा। इसी परख नली के अंदर हमें इस तरीके के पैटर्न देखने को मिलेगा। अब पैटर्न कौन कौन सा है, जैसे मान लो एक ये पैटर्न हो गया, कुछ जल के जैसा तरल हो गया, आधे से ज्यादा भाग में होता है। और दूसरा हम देखेंगे नीचे ही नीचे ऐसे रेड कलर का काफी बड़ा सा पार्ट मिलेगा। और तीसरा बीच में कोई अन्य कलर बना देता हूं, ये बीच में हो गया। तो ये एक प्रकार से रक्त का मैंने सैंपल लिया, उसे घुमाया, तो ये चीजें बन के सामने आई। अब बात ये आती है कि इस सैंपल में आपको देखने को जो मिला वो कौन कौन सा भाग है। तो देखो इधर
आधे से ज्यादा भाग हुआ, तो इस भाग को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इधर लिख देता हूं, इस भाग को कहते हैं प्लाज्मा। ये जो बाकी का भाग है ना, इस भाग को कहते हैं कणिकाएं, मतलब रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं। इन्हीं को कहते हैं संगठित पदार्थ, इन्हीं को कहते हैं कॉर्पसल्स, इन्हीं को कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ये एक रक्त के अंदर पाई जाने वाली चीजें होगी। अब इन कणिकाओं के अंदर आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देखोगे कि सर ये क्या है, तो ये जो नीचे रेड कलर से मैंने बनाया है ना, ये कणिकाओं का भाग है। कौन सा? आरबीसी। और दूसरी तरफ मैंने जो बनाया है वो क्या है? दूसरी तरफ मैंने ये जो बीच में छोटा सा भाग बनाया है, इस भाग में हमें मिलेगी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। तो ये इस प्रकार से रक्त का एक संगठन बना होता है। हम जो जांच करते हैं रक्त की, उसमें हम इस प्रकार का पैटर्न देख सकते हैं। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। तो देखो इधर, तो अभी अपने सामने क्या निकल के आया? रक्त है, और इस रक्त के अंदर एक तरफ कौन सा भाग है? प्लाज्मा। इसी को मैं कह सकता हूं रक्त की आदात्री। और दूसरी तरफ हमारे सामने कौन सा भाग निकल के आया? कणिकाएं। तो एक तरफ प्लाज्मा और दूसरी तरफ कौन सा भाग है? कणिकाएं। अब प्लाज्मा की खासियत क्या है कि रक्त का ये 55% भाग होता है, और कणिकाएं जो होती है वो रक्त का कितना भाग होता है? 45%। अब अगली बात देखो, अब बात आती है सर प्लाज्मा में क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को रटने बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, फलाना होगा। देखो रटने वाली चीज है ही नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखे कि रक्त का संगठन कैसे याद रखना है। देखो भाई, ये जैसे मान लो किसी व्यक्ति के शरीर का हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं माउथ है, ये आहार नाल है, ये आमाशय है, और ये इस तरीके से मैंने इस व्यक्ति के शरीर का क्या बना दिया? पाचन तंत्र। एक तरफ मेरे पास क्या है? पाचन तंत्र। दूसरी तरफ मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या बना दिए? फेफड़े बना दिए। क्या बना दिए? फेफड़े। अब पाचन तंत्र बनाओ, फेफड़े बनाओ, जो भी चीजें हैं, इन सब से होकर क्या गुजरता है? रक्त गुजरता है। सही बात है। तीसरी तरफ यहाँ मैंने बना दिया यकृत, लीवर बना दिया। तो लीवर के पास में से भी कौन होके गुजरता है? रक्त। और मान लेते हैं यहाँ कहीं बीच में हृदय होगा, और इस हृदय से होते हुए हम देख लेते हैं कि ये रक्त, तो पूरी बॉडी में इस प्रकार से ये रक्त घूम रहा है। तो हर तंत्र के पास में से रक्त घूम रहा है ना। अब अगली बात ये है कि सर इस रक्त में हम जो पढ़ते हैं वो कौन कौन से पदार्थ है। एक सिंपल सी चीज देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हमारे इस रक्त में प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में क्या क्या है, तो हम इस चीज को ऐसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमें रक्त से कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो कहता हूं ये जैसे भाग ए, कोई जगह ए है और दूसरी तरफ है कोई जगह बी, और मैं क्या करता हूं ए और बी दोनों के बीच एक ऐसे पाइपलाइन बना देता हूं। एक पाइप बना दिया मैंने इस ए को कहा इधर से तू इस पाइप में क्या बह रहा है? इस पाइप में मैंने कहा पानी बह रहा है। एक बार के लिए मान लेते हैं ये पाइप अपनी रक्त वाहिका मान लेते हैं, धमनी मान लो या सिरा मान लो, और पानी की बजाय इसे रक्त मान लो। लेकिन एक बार के मैं कह देता हूं ये एक मैंने छोटा सा पाइप बनाया और ये इसके अंदर कोई तरल है। अब मान लेते हैं मुझे यहां से यहां कुछ पहुंचाना है, मैंने इसमें डाला ग्लूकोज। क्या डाल दिया? ग्लूकोज। तो ये लो ग्लूकोज यहां से यहां चला गया। मैंने इसमें डाल दिया अमाइनो एसिड, यहां से यहां चला गया। मैंने इसमें कुछ मान लो अमाइनो एसिड के अलावा मैंने कुछ विटामिन हो गए वो डाल दिए, वो भी यहां से यहां चले गए। मैंने इसमें सोडियम डाल दिया, वो भी यहां से यहां चला गया। क्लोराइड है या NaCl की फॉर्म जो भी है वो डाल दिया। कैल्शियम डाल दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, O2 डाल दी, CO2 डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, और भी छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन है वो सारे डाल दिए। तो बताइए यहां से यहां चले गए कि नहीं चले गए? अगर मेरा रक्त लीवर के पास में से होके गुजरेगा तो लीवर उसमें प्रोटीन जोड़ देगा। अगर मेरे पाचन तंत्र के पास में से होके गुजरेगा तो पाचन तंत्र उसमें पचा हुआ भोजन ग्लूकोज अमाइनो एसिड वगैरह जोड़ देगा। और इसके अलावा पाचन तंत्र में हम आयंस भी खाते हैं, सब्जियों में, रोटी में वगैरह कुछ आयंस तो होते ही है, वो भी बताओ रक्त में चले गए। और इसके अलावा विटामिन भी जोड़ दिए हमने। और जब मेरा रक्त फेफड़ों के पास में से पहुंचा तो उसमें O2 है, और उत्तकों से रक्त आ रहा है तो उसमें CO2 है। तो कुल मिला के इस पाइपलाइन में ये सारी चीजें ही तो है। तो मुझे रटने की कहाँ जरूरत पड़ी कि भाई रक्त में ये होते हैं। रक्त का काम क्या है? शरीर के विभिन्न भागों के पास में से गुजरना। तो कई सारे भाग उसमें कई चीज डालते हैं, कई हटाते हैं। तो जो चीजें उसमें 8% चल रही है तो वो सारी क्या हो गई? उस रक्त के अंदर पाई जाने वाली हो गई। यहाँ कोशिकाओं की बात नहीं चल रही है। अब आप ध्यान से सुने, अब मेरे पास क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा तरल होता है? तो हम कहते हैं सर
प्लाज्मा तो जलीय तरल होता है, ठीक है। प्लाज्मा टोटल रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है? 55। और इस 55 को मैं 100% मान लूं तो इसमें से भी 90 से 92% तो आपको क्या मिलेगा? जल मिलेगा। और बचे हुए भाग में आपको क्या क्या मिल जाएंगे? प्रोटीन मिल जाएंगे। और क्या मिल जाएंगे भाई? आयंस मिल जाएंगे। और क्या मिल जाएंगे बताओ? पोषक पदार्थ, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। और क्या मिल जाएगी? गैसें मिल जाएगी, O2, CO2। और क्या मिल जाएगी? कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और प्रोटीन में बात करें तो इसमें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण है। अब प्लाज्मा में रटने की कहाँ जरूरत पड़ी? ये एक भाग से दूसरी भाग है, बहुत सारे पदार्थ जुड़ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस पाइप से एक गिलास पानी निकाल दिया और इस पानी में तैरने वाली कोशिकाएं अलग कर दी, तो बचा हुआ भाग क्या था? प्लाज्मा। अब इसमें रटने की जरूरत ही नहीं है, सोडियम रटो, पोटेशियम नहीं, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको पता चल गया कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। क्लियर? तो देखो अब यहां से आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो देखो इधर, क्या प्लाज्मा थोड़ा सा गाढ़ा तरल होता है? बिल्कुल गाढ़ा तरल होता है, जल से तो गाढ़ा है, क्योंकि जल में सिर्फ H2O मान लेते हैं हम, कुछ आयंस, लेकिन प्लाज्मा में बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो कलर होता है, इंग्लिश में तो कहते हैं पेल येलो और हिंदी में कहते हैं हल्का पीला, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रो कलर या भूसे के जैसा कलर, या हल्का पीला। सर हल्का पीला कितना, समझ में नहीं आया? देख इधर, ये एक तेरी पानी की टंकी है 500 लीटर की। इस 500 लीटर पानी की टंकी में तू क्या करे? कोल्ड ड्रिंक आती है, फ्रूटी या माजा, वो एक छोटा सा गिलास जिससे चाय पीते हैं ना, सिकोरा, वो सिकोरा भर ले उस फ्रूटी से और वो पानी की टंकी में डाल दे, या 2 सिकोरे डाल दे, 2 छोटे कप डाल दे। 500 लीटर पानी की टंकी में तू एक छोटा सा गिलास फ्रूटी या माजा डाल दे। अब बता कैसा कलर दिखेगा? पूरा येलो दिखेगा? नहीं। पानी वाइट जैसा दिखेगा? नहीं। गुरुजी हल्का सा पीला दिखेगा, बस ये दिमाग में रख ले, इतना सा हल्का कलर होता है पीला प्लाज्मा का। इसी तरीके से ध्यान। अब सर हमने तो यहाँ फ्रूटी डाली है, शरीर में कौन फ्रूटी डालता है? नहीं, शरीर में फ्रूटी की जगह क्या होते हैं, इतनी ज्यादा प्लाज्मा के अंदर कुछ वर्णक होते हैं और इन वर्णक को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब आरबीसी खत्म होती है, तो आरबीसी जब खत्म होती है ना, तो उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन का भी कुछ पार्ट क्या होता है, तोड़ फोड़ की जाती है प्लिया और यकृत में। उस समय कुछ वर्णक बनते हैं और उन वर्णकों की कुछ मात्रा या कुछ अवशेष या उनके कुछ व्युत्पन्न प्लाज्मा में होते हैं, जिनकी वजह से प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो इस तरीके से ही हो गया। अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रक्त की प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा हमने लगभग पूरी पढ़ ली है। तो प्लाज्मा 55% भाग होता है। हल्का सा ये क्या होता है? हल्का सा गाढ़ा होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, हल्का सा गाढ़ा होता है। तीसरा, इसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक में हम देखते हैं ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। इसके अलावा प्लाज्मा में विटामिन होते हैं, इसके अलावा प्लाज्मा में आयंस होते हैं, और इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स के अलावा प्लाज्मा में कुछ गैसें होती है इत्यादि। ये हो गया प्लाज्मा। अब प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? तो देख, प्रोटीन वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 तुझे कम से कम याद रखना है। एक याद रखना है एल्बुमिन। कौन सा? एल्बुमिन। एक याद रखना है ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन। और एक याद रखना है तुझे फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। सर फाइब्रिनोजन आगे देखेंगे हम, थक्का बनाने में काम आता है। ग्लोबुलिन देख, अभी मैंने बताया रक्त में प्लाज्मा है, प्लाज्मा रक्त का मतलब है रक्त में जल है, जल के जैसा तरल है, वो तो है प्लाज्मा। उसके अंदर कौन तैर रही है? कोशिकाएं। तो WBC के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिन्हें कहते हैं लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट जो प्रोटीन स्त्रावित करती है संक्रमण से सुरक्षा करने के लिए, उस प्रोटीन को कहते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन, जो वास्तव में क्या होता है? ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन होता तो प्लाज्मा में है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर तैरती हुई कोशिकाएं तो स्त्रावित कर रही है। भाई आप सड़क पे चल रहे हो और आपके जेब से कुछ चीजें सड़क पे गिराई जाती है, तो वो सड़क पे चीजें तो सड़क पे ही है, लेकिन गिराई किसने? उस सड़क पे चलने वाले किसी व्यक्ति ने। वैसे प्लाज्मा में तैरने वाली WBC ने कुछ चीजें स्त्रावित की, मतलब कुछ प्रोटीन स्त्रावित किए, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षी प्रोटीन स्त्रावित किए, वो होते हैं ग्लोबुलिन। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये लो। इसके अलावा एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या करता है? शरीर में परासरण नियमन रखता है। अब गुरुजी ये परासरण क्या होता है? देख, बहुत सिंपल सी चीज है। मान ले तेरा शरीर में ये रक्त है, कभी आपने सुना होगा कि फलान जी की BP हाई हो गई, BP लो हो गई, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो गया। तो देख, हमारे शरीर में क्या होता है? प्लाज्मा में जितने भी हमने देखे पोषक या आयंस होते हैं, ये हमारे शरीर में रक्त का दाब बनाए रखते हैं।
कई बार क्या होता है, शरीर या प्लाज्मा में जल की कमी महसूस हो जाती है तो सांद्रता या आयनों की मात्रा तुलनात्मक बढ़ जाती है, और कई बार आयन कम हो जाते हैं तो जल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी हुई महसूस होती है। लेकिन हमारे शरीर की आंतरिक स्थितियां हम हमेशा मेंटेन रखते हैं, नियमित रखते हैं, विभिन्न हार्मोनों के द्वारा और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा। तो उसमें एक रोल अपने एल्बुमिन प्रोटीन का होता है कि अगर आपके शरीर में मान लो कुछ अतिरिक्त आयंस या लवणीय पदार्थ ज्यादा हो जाए तो एल्बुमिन उन लवणों को पकड़ के कंट्रोल कर लेता है। एल्बुमिन कहेगा भाई, जैसे मान लो NaCl है, NaCl कहेगा मैं तो 5 हूं, एल्बुमिन कहेगा नहीं रक्त में तो 3 की जरूरत है, तो एल्बुमिन क्या करेगा, उस 2 एक्स्ट्रा NaCl को मेंटेन कर लेगा। मान लो ऐसे पकड़ लिया। अब मान लो किसी समय NaCl की कमी हुई तो एल्बुमिन ने वापस छोड़ दिया, तो जितना गाढ़ापन चाहिए रक्त का उतना ही गाढ़ापन बनाए रखेगा, और इसी से डिसाइड होती है रक्त के अंदर की सांद्रता, और इसी से डिसाइड होती है परासरणता। तो परासरणता को या परासरणता के कारण लगने वाले दाब को या रक्त के अंदर आयनों के द्वारा लगने वाले दाब को मेंटेन कौन करता है, एल्बुमिन। कैसे मेंटेन करता है, आयनों की मात्रा का नियमन करके। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा और प्लाज्मा के क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। अब अगली देखो, अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर प्लाज्मा तो समझ में आ गई कि प्लाज्मा हो गई। अब दूसरी बात आती है रक्त की कणिकाएं, और कणिकाओं में अगर हम बात करें तो कणिकाएं 3 होती है। एक होती है आपके पास इरिथ्रोसाइट, कौन सी, इरिथ्रोसाइट। एक कौन सी होती है आपके पास, ल्यूकोसाइट, कौन सी, ल्यूकोसाइट। और एक होती है आपके पास कौन सी, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब देख ये 3 नाम है, वैसे तो रटते रहो इन नाम को, लेकिन सिंपल सा मतलब देख। एक वर्ड आता है इरिथ्रो, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। और कोशिका को रक्त के अंदर कह सकते हैं हम कणिका। तो रक्त के अंदर पाई जाने वाली लाल कणिका, तो पूरा नाम क्या हुआ, लाल रक्त कणिका, इसी नाम से व्युत्पन्न है। ल्यूको, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है रंगहीन, कोई कलर नहीं है भाई, तो रंगहीन। और रंगहीन को एक तरीके से हम कह सकते हैं श्वेत के बराबर, और साइड का मतलब कोशिका, तो यहीं से नाम बना WBC, व्हाइट ब्लड सेल। और थ्रोम्बो, थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। वैसे एक वर्ड आता है थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का, लेकिन थ्रोम्बोसाइड का मतलब क्या हुआ, थक्का बनाने में भागीदारी निभाने वाले। इसका मतलब ये नहीं, देखो इस थक्के का तो वैसे मतलब होता है यहां कुछ अंदर जमा हुआ, लेकिन थक्के जैसी प्रक्रिया में तो भागीदार है ना ये। जब रक्त चोट लगती है तो हद से ज्यादा रक्त ना बह जाए तो हाथों हाथ क्या करता है, थक्का बनाने जैसी क्रिया। तो थ्रोम्बो शब्द का मतलब समझ लो थक्का, और थक्का बनाने वाली कोशिकाएं या कोशिका रूपी अवयव या कोशिका या कणिका, उन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये हो गई इसकी कणिकाएं। ये कितना % भाग बनाती है, तो ये सर भाग बनाती है आपके 45%। तो ज्यादा कौन हुई, प्लाज्मा, और 45% भाग किसका हुआ, कणिकाओं का। इन्हें संगठित पदार्थ कह दो, इन्हें कणिकाएं कह दो। आगे देखो, अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखें, कुछ वर्ड होते हैं जहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक आता है हिमेटोलॉजी, एक आता है हीमोपोइसिस, एक आता है इरिथ्रोपोइसिस, एक आता है हिमेटोलॉजी, हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। एक आ जाता है कई बार ल्यूकोपोइसिस, एक आ जाता है थ्रोम्बोपोइसिस, पोइसिस या पोइसिस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में पोइसिस या पोइसिस भी आप लिख सकते हो, बस अपने को समझ में आना चाहिए। फिर इसके अलावा एक तो इरिथ्रोपोइसिस, एक आ जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ये लो। फिर एक और वर्ड और आता है ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। और एक और बच गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देख, वैसे तो इनको रटते रहो भले कितने ही रट लो आप, भूल जाओगे। तो देख, सबसे पहले हिमेटो वर्ड का मतलब होता है रक्त, और रक्त में पाए जाने वाले पिगमेंट को भी एक वर्ड से यूज करते हैं हीमो। ऐसे समझ लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसमें पाया जाता है उसे रक्त कहते हैं, हीमोग्लोबिन, रक्त, हिमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन, ये सारे वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए। मेडिकल साइंस में इन सारे वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो हिमेटोलॉजी होती है रक्त का अध्ययन, इसका मतलब रक्त का बात हो रहा है।
पोएसिस, जहां कहीं पोएसिस शब्द लग जाता है ना, इसका मतलब होता है बढ़ाना या निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। तो किसका निर्माण होना? हीमो यानी रक्त, तो रक्त के निर्माण को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। अब ध्यान से देखना, रक्त के निर्माण को क्या कह रहे हैं? हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस की प्रक्रिया, रक्त का निर्माण। और हीमोपोएसिस जिन अंगों में होता है उन अंगों को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस करने वाले अंग, अर्थात हीमोपोएटिक अंग। और इसमें आपके वो सारे आगे, जैसे हम वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें आ जाती है बोन मेरो। थोड़ी सी पहले बात करें, अगर हम जाइगोट बनने के बाद से लेकर वयस्क मनुष्य तक की बात करें तो जैसे योग से एक पित्तकोष होता है उसमें होती है, फिर उसके बाद आपका यकृत और प्लिया जो होता है उसमें होती है, और अंततः जब एक बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके बाद या जन्म से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ज्यादा समय तक इससे होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो। तो हीमो यानी रक्त, पोएसिस यानी निर्माण, तो हीमोपोएसिस यानी रक्त का निर्माण, और हीमोपोएसिस करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? हीमोपोएटिक अंग। तो उसमें वयस्क में कौन होता है? बोन मेरो। इसी तरीके से अब अगर मैं हीमोपोएसिस कहूं तब तो पूरे रक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इरिथ्रो वर्ड लगा दूं इसका मतलब मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? आरबीसी की। तो इसी अंग को मैं अब आरबीसी के हिसाब से क्या कह दूंगा? इरिथ्रोपोएटिक अंग। इरिथ्रोपोइसिस में सिर्फ आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित कर रहा हूं। इसी तरीके से ल्यूकोपोइसिस में सिर्फ डब्ल्यूबीसी निर्माण, तो ल्यूकोपोइटिक अंग ये हो गए। और थ्रोम्बोपोइसिस मतलब सिर्फ प्लेटलेट्स। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इस चीज को अगर आपने फीड कर लिया तो आपसे कितने ही वर्ड पूछ लो ना, भूलोगे थोड़ी, गलत थोड़ी करोगे। और रट रट के मान लो ऐसे पढ़ रखा है तब तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब देख, एक वर्ड और आता है पीनिया। ध्यान रख, रक्त में किसी भी कोशिका के आगे अगर पीनिया वर्ड लग जाए इसका मतलब हो रहा है कमी। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रो यानी लाल, साइटो यानी कणिका या कोशिका, पीनिया यानी कमी, तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया यानी आरबीसी कम होना, ल्यूकोसाइटोपिनिया यानी डब्ल्यूबीसी कम होना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स कम होना। डेंगू में होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो ये था अपने रक्त के बारे में, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे की चीजें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। आप इसे एक बार और देख सकते हैं, नोट्स अपने साथ में छोटे छोटे बना सकते हैं। हालांकि आपके जेट के एग्जाम में अब इतना टाइम बचा नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेते हैं तो काफी हेल्प हो सकती है। उम्मीद है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। थैंक यू।